नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले आधा घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त सुर्खियों के साथ। हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ शुरू। नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र हुड्डा, विनेश फोगाट और दुष्यंत चौटाला समेत 1031 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र को देंगे करीब 56,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। मेट्रो ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त भी करेंगे जारी। कुपवाड़ा के गूगलधार में सुरक्षा बलों और आतंकियों में हुई मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन जारी, घुसपैठ की मिली थी जानकारी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मारे गए 30 नक्सली, बड़ी संख्या में हथियार बरामद। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त होगा देश। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, इजरायल ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर फिर से किए हमले। निवासियों से तुरंत खाली करने का किया आह्वान। बाइडेन ने कहा, इजरायल को ईरान के तेल क्षेत्रों पर हमला करने के विकल्पों पर करना चाहिए विचार। तो ये थी सुबह की सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आपको बता दें कि हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान अब शुरू हो चुका है। और साथ ही आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र हुड्डा, विनेश फोगाट और दुष्यंत चौटाला समेत 1031 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर लगेगी। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता 20,632 बूथों पर अपना मतदान करते हुए नजर आएंगे आज। साथ ही चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि इस बार हरियाणा में जो ये चुनाव है वो बेहद दिलचस्प है। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मैदान पर उतरी हुई है, तो वहीं कांग्रेस लंबे समय के बाद राज्य की सत्ता में वापसी की उम्मीद में है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी, इनेलो, बसपा और जजपा आसपा के उम्मीदवारों की भी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। और इसके बाद में वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी, जिसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाएगी या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने के साथ वापसी करेगी। तो मतदान शुरू हो चुका है हरियाणा में। आज एक ही चरण में मतदान हो रहा है और ये मतदान शुरू हो चुका है। इस पर रहेगी आज दिन भर नजर। इसके साथ ही अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। अधिकारियों के मुताबिक कल घुसपैठ की खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा के गूगलधार में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। इस दौरान सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और चुनौती दी, जिसके बाद आतंकवादियों के साथ गोलीबारी भी हुई। चिनार कॉर्प्स ने एक्सपर्ट पोस्ट में ऑपरेशन की जारी रहने की जानकारी दी है। वहीं कल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी की सूचना मिली थी। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी में विशेष खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ जिले के चटरू गांव में एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया था। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले 29 सितंबर को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्रि के मौके पर महाराष्ट्र के वाशिम में पोहरा देवी मंदिर जाएंगे, जहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र के वाशिम में स्थित पोहरा देवी मंदिर बंजारा समुदाय का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। हाल ही में महायुति सरकार ने मंदिर के विकास के लिए 725 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और प्रधानमंत्री की इस यात्रा को चुनावी नजरिए से भी देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वाशिम में बंजारा समुदाय चुनाव में बड़ी भूमिका निभाता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में इस बार की नवरात्रि विशेष होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को यहां के प्रसिद्ध पोहरा देवी गांव जाएंगे, जहां वह पोहरा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ साथ संतों की समाधियों पर भी जाएंगे। पोहरा देवी मंदिर को बंजारा समुदाय का काशी भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस श्राइन का और इस मंदिर का बंजारा समुदाय में बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। नरेंद्र मोदी तब से इस समुदाय से जुड़े हुए और इस समुदाय से लगातार संपर्क में रहे जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, और यही इस कार्यक्रम की विशेषता भी होगी, क्योंकि जो कार्यक्रम के आयोजक थे वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तब उन्होंने इस बात का वादा किया था कि वो एक बार यहाँ जरूर आएंगे, और जो बंजारा समुदाय के तब के नेता और तब के गुरु थे उन्होंने उनको आशीर्वाद भी दिया था कि वो एक दिन प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा करेंगे। वाशिम के मनोरा तहसील में स्थित पोहरा देवी बंजारा समुदाय का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। महायुति सरकार ने मंदिर के विकास और समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए नागर भवन के निर्माण के लिए 725 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बंजारा समाज के सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए 5 मार्च 2020 को हमने संसद में प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की थी। मोदी जी ने तब पोहरा देवी आने के लिए हमारा आमंत्रण स्वीकार किया था, लेकिन कोरोना के कारण वो आ नहीं पाए थे। आज वो दिन आया है और पूरा बंजारा समाज आनंदित है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी यहां एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे और पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करेंगे। स्थानीय लोग इस यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं। ये पवित्र भूमि, पावन भूमि जो पोहरागढ़ है, ये जब 2014 में रामराव बापू ने बोला था कि भाई एक दिन मोदी जी पोहरा देवी आएंगे और आना, ये बापूजी के बोल थे। आज वो बोल पूरे हो रहे हैं। आज ये पवित्र स्थान की काशी में मोदी जी आ रहे हैं तो यहाँ का जो वातावरण है ये बहुत भक्तिमय वातावरण हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं और यो वाशिम और यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में अच्छे ये प्रगति हो रही है। बंजारा समाज के लिए ये बहुत अच्छा है और भी इधर समाज के लिए भी ये जन्मस्थल है, अच्छा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मुगलों, निजामों और अंग्रेजों के खिलाफ बंजारा की लड़ाई का गौरवशाली इतिहास अच्छी तरह से प्रलेखित है और प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न अवसरों पर इसे उजागर किया है। 2014 के आम चुनाव की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में वाशिम यवतमाल लोकसभा सीट से की थी। इस बार जब वो वाशिम यवतमाल आएंगे तो वो 3 बार के प्रधानमंत्री के तौर पे आएंगे। अगर बंजारा कम्युनिटी की बात करें तो 288 विधानसभा सीट में से 35 विधानसभा सीटें महाराष्ट्र में ऐसी हैं जहां पे यह समुदाय निर्णायक भूमिका निभाता है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। अपने सहयोगी राम धनगढ़ के साथ योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिम जिले में पोहरा देवी मंदिर के दर्शन के साथ साथ संत सेवालाल महाराज और संत रामराव बापू की समाधि पर भी जाएंगे। इस विषय में जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी कबीरदास महाराज ने बताया कि प्रधानमंत्री मां के दर्शन करेंगे। उनसे बात की हमारे संवाददाता निशांत राय ने, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिम जिले के दौरे पर हैं, जहां पर वो सेवालाल महाराज जी के समाधि स्थल पर आएंगे और यहीं पर पोहरा देवी मंदिर है जहां पर वो दर्शन करेंगे। हमारे साथ महाराज संत कबीरदास जी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का यहाँ आगमन है। सबसे पहले आप मुझे सेवालाल जी महाराज के विषय में बताइए, जिनके समाधि स्थल पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सर्वप्रथम जो संत सेवालाल है, ये सेवालाल पूरा भारत में, विश्व में जो रहने वाला बंजारा समाज है उसका ये कुल देवता है और इसकी कुल देवी आई शक्ति जगदम्बे, जिनको इनको प्रसन्न हुई, जो हमारा समाज का जो भोग विधि है उसके अनुसार वो काम चलेगा। जो खीर है, मालपुआ है, प्रसाद है, उसका भोग अपना देश का प्रधानमंत्री इस होम कुंड में उनका भोग विधि करेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ मंदिर प्रशासन की ओर से उनका एक छोटा सा सत्कार होगा। जो हमारा समाज का संस्कृति, बंजारा संस्कृति का जो कवल पट्टा है, जो काचकोड़ी का, वो काचकोड़ी का कवल पट्टा का उनका यहाँ छोटा एक सत्कार होगा। यहाँ दर्शन होंगे।
तो सेवालाल जी महाराज के समाधि स्थल पर प्रधानमंत्री आएंगे और यहाँ पर पूजा भी करेंगे, माता रानी के दर्शन भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री के यहाँ आगमन से पहले ही विकास कार्य बहुत तेजी से चालू है और जिस तरीके से ये पावन जगह है, यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो भी काफ़ी तेजी से चल रहा है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, वासिम। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर यूं ही लगातार जारी, लेकिन बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर ठाणे में इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना समेत कई अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज करेंगे। वहीं ठाणे में प्रधानमंत्री राज्य सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना और महिला सशक्तिकरण मिशन से जुड़े एक कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ठाणे में प्रधानमंत्री राज्य सरकार के मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना और महिला सशक्तिकरण मिशन से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई से सटे थाने में आने वाले हैं और यहाँ पर उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें महिलाएं खास तौर पर बड़ी तादाद में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। प्रधानमंत्री जब थाने में आएंगे तो कई ऐसे लाडली बहनों से वो मुलाकात भी करेंगे, उनको संबोधित भी करेंगे और साथ ही साथ लाडली बहन योजना से उनको लाभान्वित भी करेंगे। ये जो डायरेक्ट मेरे खाते में पैसे आ रहे हैं, मैं हक से कह सकती हूँ कि ये मेरे पैसे हक से है और मैं हक से अपनी जैसे मैं चाहे वैसे खर्च कर सकती हूँ। इसलिए मैं प्रधानमंत्री की बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रधानमंत्री ने बहुत लड़की को पैदा होने तक पैसा देते हैं, फिर किसी के पास एडमिशन के लिए पैसा नहीं रहता था, इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकती थी लड़की। अभी बहुत सक्षम हो गई है, लड़की भी पढ़ सकती है और घर वाले भी उनको पढ़ाते हैं। और प्रधानमंत्री ने जो योजना चालू किया है वो लाडली बहन का है, किसानों के लिए, सबके लिए अच्छा काम किया है उन्होंने। प्रधानमंत्री लगभग 12,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह महत्वाकांक्षी परियोजना ठाणे शहर की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री लगभग 3,310 करोड़ रुपए की लागत से ठाणे के छेदानगर से आनंद नगर तक एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन की आधारशिला भी रखेंगे। यह परियोजना दक्षिण मुंबई से ठाणे तक निर्बाध संपर्क की सुविधा प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ठाणे नगर निगम की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री लगभग 2,550 करोड़ रुपए की लागत वाली नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया परियोजना के चरण 1 की आधारशिला भी रखेंगे। इस परियोजना में प्रमुख सड़कें, पुल, फ्लाईओवर, अंडरपास और एकीकृत उपयोग वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। ठाणे नगर निगम के भव्य प्रशासनिक इमारत से ठाणे के नागरिकों को लाभ होगा, क्योंकि इसमें अधिकांश नगर निगम वाले कार्यालय एक केंद्रीय स्थान पर स्थित होंगे। प्रधानमंत्री का थाने दौरा कई मायने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो थाने वासियों के लिए कई सारी सौगात इस दौरे से मिलेगी। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी ये दौरा काफी महत्वपूर्ण होगा। शीर्षिलार, डीडी न्यूज, ठाणे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने महाराष्ट्र दौरे पर प्रमुख मेट्रो और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वो मुंबई मेट्रो लाइन 3 चरण 1 के RJVLR से VKC खंड का उद्घाटन करेंगे, जिसकी लागत लगभग 14,120 करोड़ रुपए है।
साथ ही आपको बता दें कि डीडी न्यूज ने अधिक जानकारी के लिए मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी अश्विनी भिड़े से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। मुंबई महानगर क्षेत्र के कोलाबा बांद्रा सीप्स कॉरिडोर लाइन 3 पहली और एकमात्र पूरी तरह से भूमिगत मेट्रो लाइन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लाइन के RAJVLR से BKC खंड का उद्घाटन करेंगे। मेट्रो लाइन 3 शहर में परिवहन को मजबूत बनाने और सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है। लाइन 3 के पूरी तरह से चालू होने के बाद हर दिन 13 लाख यात्रियों को आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। इस लाइन पर हर 3 से 4 मिनट में ट्रेन सेवा उपलब्ध होगी और हर फेरे में 2500 यात्री यात्रा कर सकेंगे। ये मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो है। इस प्रोजेक्ट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा स्पेशली फेज़ 1 का जो है वो नॉर्दर्न जो सबर्ब्स हैं मुंबई के उस एरिया को मिलने वाला है। उसमें BKC जैसा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, अंधेरी मरोड़, सीप्स और MIDC जैसे इंडस्ट्रियल एंड सर्विस डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो यहाँ पे बहुत लोग आज जाते हैं बट उनको जोड़ने के लिए कोई भी डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी नहीं है। कोलाबा में कफ परेड स्टेशन और सीप्स के पास RAJVLR स्टेशन इस कॉरिडोर के दोनों छोर पर स्थित स्टेशन है। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 33.5 किलोमीटर है जो पूरी तरह से भूमिगत है। इस कॉरिडोर पर 26 भूमिगत और 1 एट ग्रेड स्टेशन है। सबसे बढ़िया बात यह है कि एयरपोर्ट को भी आज तक कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी नहीं थी, वो इससे मिल रही है। और बाकी सारी मेट्रो लाइंस जो अभी है और जो बाद में फ्यूचर में आ रही है वो भी सारी इस लाइन को कनेक्ट हो रही है। और भविष्य में अनदर 6-7 मंथ्स में ये मेट्रो पूरी कप परेड तक जाएगी। तो साउथ मुंबई को कनेक्ट करने वाली दिस इज़ द ओनली मेट्रो और उसके कारण इस मेट्रो कॉरिडोर के आसपास रहने वाले करीब 30 लाख लोगों को उसका फ़ायदा मिलने वाला है। ये लाइन नरीमन पॉइंट, कफ परेड, फोर्ट, लोअर परेल, BKC और सीप्स समेत 6 प्रमुख व्यावसायिक और रोजगार केंद्रों से कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ये लाइन अन्य मौजूदा और निर्माणाधीन मेट्रो, मोनोरेल, उपनगरीय रेल और राज्य परिवहन बस सेवाओं के साथ एकीकृत होगी। ट्रांसपोर्टेशन हब के साथ में जब ये लाइन जुड़ जाएगा तो मुंबई शहर के जो पूरी तरीके से सार्वजनिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। कैमरा पर्सन गौरव कागड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, मुंबई। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात अब छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए। नक्सलियों के पास बड़ी संख्या में नक्सली सामान और AK-47 SLR समेत अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। बस्तर संभाग में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत इस साल यानी कि 2024 में 663 माओवादियों को बीते 8 महीनों में गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 556 माओवादियों ने नक्सल संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण किया है। बस्तर में अब तक 164 नक्सलियों को मार गिराया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि सरकार मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने में सफल होगी। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल एनकाउंटर को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में आला अधिकारियों संग नक्सल मुद्दों पर भी चर्चा की गई। तो नक्सली मुठभेड़ पर यह हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी और उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास पर ये अहम मीटिंग बुलाई गई थी। नक्सल एनकाउंटर पर इस मीटिंग में चर्चा की गई है। उसी के साथ लड़ रहे हैं और माओवाद अंतिम सांस गिन रहे हैं और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित होने वाली है। माननीय अमित शाह जी 9 महीने में 2 बार नक्सलवाद को लेके उनका संकल्प है कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाए। हमारे देश की भाषाई विरासत को समर्पित एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इस फैसले का स्वागत करते हुए भाषाई जानकारों और विशेषज्ञों से प्रसन्नता जाहिर की है। आइए आपको दिखाते हैं।
शास्त्रीय भाषाएं भारत की गहन और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की संरक्षक के रूप में काम करती हैं, जो प्रत्येक समुदाय की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का सार प्रस्तुत करती हैं। इन्हीं भाषाओं के संरक्षण के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने को स्वीकृति दे दी। इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए महाराष्ट्र, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल से भारत सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने से खासकर शैक्षणिक और शोध क्षेत्रों में रोजगार के अहम अवसर पैदा होंगे। इसके अतिरिक्त इन भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण से संग्रह, अनुवाद, प्रकाशन और डिजिटल मीडिया में रोजगार पैदा होंगे। इन भाषाओं से जुड़े लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। प्राकृत भाषा आज से 2500 वर्ष पूर्व भारत की जनभाषा थी। प्राकृत भाषा में बहुत सारे ग्रंथ रचे गए हैं। भारत सरकार ने प्राचीन भाषा प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देकर के इनफैक्ट दिस इज of a historical significance that these languages are being included in the classical languages, because we know all our ancient literature is in these languages. श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मराठी, बांग्ला, असमिया, पाली, प्राकृत भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की मान्यता देना ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। पाली भारतीय उपमहाद्वीप की एक मध्य इंडो यूरोपीय धार्मिक भाषा है। पाली भाषा संस्कृत से उभरने वाली भाषा है। शोध के अनुसार पाली अनेक प्राकृत भाषाओं का मिश्रण है, जिन्हें 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास एकीकृत किया गया तथा उनका संस्कृतीकरण किया गया। पाली एक संस्कृत संबंधित मध्य भारतीय भाषा है, जिसका प्रयोग बौद्ध ग्रंथों और साहित्य में किया जाता है। 2000 से अधिक वर्षों तक भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के थेरवाद बौद्धों द्वारा इसे बुद्ध की भाषा माना जाता रहा। पाली का इस्तेमाल बौद्ध विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया गया। बौद्ध साहित्य का अधिकांश हिस्सा पाली में लिखा गया है। वहीं प्राकृत मध्य भारतीय आर्य भाषाओं का एक समूह है, जो 3री और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच भारत में बोली जाती थी। प्राकृत मुख्यतः मध्य भारतीय आर्य भाषा युग को संदर्भित करता है, जिसमें पहले के शिलालेखों और बाद की पाली को नजरअंदाज किया जाता है। प्राकृत का इस्तेमाल जैन सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए किया गया। जैन साहित्य का हिस्सा प्राकृत में लिखा गया है। पाली और प्राकृत दोनों भाषाओं को जिस तरह से प्रश्रय दिया है, यूं कहा जाए कि जो हमारी एक चाह है कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो पूरे विश्व में अपनी पताका फहराए। निश्चित रूप से सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि हमारे आसपास जो आधुनिक विभाग हैं वे तब तक फल फूल नहीं सकते हैं जब तक कि जो हमारी प्राचीन विरासत है उसमें उनके जड़ों से ऑक्सीजन न मिले। हमारे प्राकृत साहित्य पाली में बड़े विशाल साहित्य का संरक्षण संवर्धन करने की दिशा में और भारतीय भाषिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन भाषाओं का मेन स्ट्रीम में आना निहायत जरूरी था और सरकार ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। दरअसल भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2004 को शास्त्रीय भाषा के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया, जिसके तहत तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया तथा उसके बाद संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद सरकार ने 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात अब करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों की, जहां लेबनान के दक्षिणी क्षेत्र में इजरायली सेना और हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। इजराइल ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों को एक बार फिर से अपना निशाना बनाते हुए हमले किए हैं, तो वहीं इजराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमले के बाद हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। वहीं ईरान के खिलाफ इजरायली हमलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया
उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन ईरान के तेल संयंत्रों पर संभावित इजरायली हमलों पर चर्चा कर रहा है। और साथ ही आपको बता दें एक बार फिर से कि हरियाणा में इस वक्त सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है, जहां लोग अपने अपने मतदान बूथ पर इस वक्त पहुंच रहे हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी करनाल में एक पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया है और इस दौरान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और साथ ही आपको बता दें कि नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। और जहां आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। आप देखिए इसी पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट और इसी के साथ मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। मां भगवती के 9 शक्ति स्वरूपों में से तीसरे स्वरूप यानी चंद्रघंटा माता की आराधना और उपासना की जाती है। कैसे करते हैं मां की पूजा अर्चना, आइए जानते हैं। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना होती है। ब्रह्म मुहूर्त होते ही भक्तजन घर, पंडालों और मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा का माथा घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा से सजा है, इसलिए मां को चंद्रघंटा नाम से जाना जाता है। मां चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं, जिनमें मां ने कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। सिंह पर सवार मां गले में सदैव सफेद रंग की माला पहनती हैं। मां का ऐसा सौम्य रूप सभी के मन को बेहद शांति प्रदान करता है। चंद्रघंटा देवी भगवती का नाम पर आज चंद्रमा जिनकी घंटा में विराजमान, ऐसी भगवती माँ चंद्रघंटा कहलाई। भगवती चंद्रघंटा का स्वरूप है सूर्य कोटि समप्रभा, कोटि सूर्य के आभाओं की समान उनका आभा है। भगवती भक्तों को अभय वरदान देती है। भगवती चंद्रघंटा माँ का पूजन करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि मिलता है। मां चंद्रघंटा को लाल रंग बहुत पसंद है, इसलिए मां को लाल रंग की चुन्नी उड़ानी चाहिए। तत्पश्चात मां की आरती करके फल और दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं। मां चंद्रघंटा की उपासना जो भक्त पूरे भक्ति भाव से करते हैं, उन्हें असुरी शक्ति कभी नहीं सताती और मां उनका सदैव कल्याण करती हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटेति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप भी जाइए, मां की पूजा अर्चना कीजिए। और कहते भी हैं ना, यदि पूरे मन से, सच्चे मन से मां की पूजा अर्चना की जाए तो आपको मनचाहा वरदान मिलता है। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीजी न्यूज़, दिल्ली।